दिख रहा होगा। तो दिशा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच समस्या समाधान विधि लेके आया हूँ, गणित का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है उसके बारे में लेके आया हूँ ये पढ़ाने के लिए। तो आज मेथड एक ही पढ़ेंगे हम। मेथड तो ऐसे बहुत है, इसमें प्रयोगशाला विधि है और समस्या समाधान विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, आगमन निगमन विधि है। फिर बाद उसमें जो है जो है अपना एक एक आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है। फिर उसके बाद आपका ये प्रयोगशाला विधि है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। और उसके बाद एक अपनी विधि ये समस्या समाधान विधि है। वैसे कई सारी विधियां हैं जिन विधियों को कि हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये आज ये खत्म हो जाएगा हमारा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के बाद जो है हम दूसरी विधि लेंगे, वह प्रयोगशाला विधि लेंगे। तो प्रयोगशाला विधि लेंगे, प्रयोगशाला की विधि के बाद हम फिर दूसरी विधि लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। बस जो 3-4 लेक्चर में जो है वो मिनिमम ये पूरा मैथ जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम सीधे शुरू करते हैं समस्या समाधान विधि के बारे में। समस्या समाधान विधि के बारे में चलते हैं कि क्या है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि को कहते हैं अंग्रेजी में क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो विधि में कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब मेथड जो है, गणित में जो मेथड्स हैं, गणित के मेथड को समझ लेते हैं। गणित के कौन कौन से मेथड है, गणित के कौन कौन से मेथड है। स्ट्रीमिंग कर दें क्या? स्ट्रीमिंग भी कर देते ताकि जिनको देखना हो वो स्ट्रीमिंग भी देखते रहें। वहां से जूम चालू हो रहा है? नहीं नहीं। हाँ, अपना तो सबसे पहले मेथड समझ लेते हैं, गणित के मेथड कौन कौन से हैं। तो गणित के मेथड जो है, मेथड हालांकि इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। यहाँ पे थोड़े मेथड के बारे में जान लेते हैं। गणित के कौन कौन से मेथड प्रमुख मेथड है। तो प्रमुख मेथड में पहला जो है वह पहला है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके बाद है इंडक्टिव मेथड, फिर डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक साइंस में प्रयोग होता है बट यहाँ भी प्रयोग होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर उसके बाद और भी है एनालिसिस मेथड। फिर सिंथेसिस मेथड। जितने मेथड हमको पढ़ने हैं, जितने मेथड गणित में पढ़ने हैं, तो आज हम खाली इतने इसी मेथड को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को जो पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है उसके बारे में समझते हैं।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वह सबसे गणित गणित में सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वह ये गणित में गणित सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कहा जाता है। तो क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि गणित क्या है, गणित एक प्रकार की प्रॉब्लम है। गणित एक प्रकार की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। तो हल किया जाता है, तो इसलिए यह विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। ये क्या है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है हम सभी समस्याओं का हल करते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मैथ के जितने भी इक्वेशंस होते हैं, सारे इक्वेशंस जो है हम इसी के माध्यम से सॉल्व करवाते हैं, इसलिए जो है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें समस्या का समाधान या समस्या का चयन जो है वो विद्यार्थी स्वयं करके अपने तर्क और विचारों के आधार पे नवीन ज्ञान को खोजता है। इसमें इस विधि के माध्यम से समस्या का पहले वो खुद से चयन करता है। बच्चा जो है समस्या का खुद से चयन करता है, समस्या का चयन करके वह जो है इसका समाधान तर्क व विचारों के जरिए, समस्या का चयन करके तर्क व विचारों के माध्यम से तर्क व विचारों के माध्यम से तर्क व विचारों के माध्यम से नवीन ज्ञान खोजता है। नवीन ज्ञान अथवा समाधान, नवीन ज्ञान अथवा समाधान खोजता है। इसके माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से बच्चा जो है एक नवीन ज्ञान खोजता है तर्क व विचारों के आधार पे, जो है यह खोजता है। यह विधि प्रयोजनवाद का ही फलस्वरूप है। यह प्रयोजनवाद अगर एक तरह से समझो तो प्रयोजनवाद से ही निकला हुआ है, प्रयोजनवाद से, प्रैग्मेटिज्म से ही यह निकला हुआ है। ये कहां से निकला हुआ है, तो प्रैग्मेटिज्म से यह क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड निकली हुई है। और इसी के आधार पे जॉन डीवी जो है उसी को जो है वो लर्निंग बाय डूइंग बताते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो है इसी को बताते हैं कि ये इसी का आधार है। इसी का आधार जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसमें भी करना ही सिखाया जाता है। तो इसे ही जो लर्निंग बाय डूइंग है वो भी करने के माध्यम से ही होती है। तो इसलिए यह उसी का रूप है। इस विधि का विकास इस विधि का विकास अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिए, कहां से आवाज आ रही है। तो इस विधि का विकास जो है वह प्रयोजनवाद से हुआ है, प्रैग्मेटिज्म से प्रयोजनवाद प्रयोजनवाद से हुआ है। प्रयोजनवाद के माध्यम से ही यह जो है वह हुआ है। इसीलिए यह जो विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रयोजनवाद, वो दो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी भी है, तो मिलते जुलते हैं। तो इसलिए दोनों मेथड एक समान ही, वह भी करके सीखने पर मदद करते हैं और ये भी जो है वह करके सीखने पर ही मदद करते हैं, करके सीखने पर ही भी करते हैं। इससे तार्किक शक्ति व निरीक्षण शक्ति का जो है वह विकास होता है इस विधि के माध्यम से। इस विधि के माध्यम से तार्किक शक्ति तार्किक शक्ति एवं तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किसके माध्यम से, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का और क्या काम है, और काम इसका समझ लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वह और क्या है, तो इसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के चिंतन, प्रत्यय, निर्माण, अंतर्दृष्टि, तार्किक शक्ति आदि का जो है इससे विकास होता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्या होता है, तो इससे सृजनात्मकता सृजनात्मकता चिंतन, प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय निर्माण, चिंतन, तार्किक चिंतन आदि का विकास होता है। यानी जितना बच्चा गणित लगाएगा, जितना बच्चा गणित लगाएगा, उतना ही बच्चे का ब्रेन स्ट्रोमिंग होगा और वह उतना ही अभ्यास करने लगेगा। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये अभ्यास पर भी ये फोकस करवाती है। तो इससे तार्किक चिंतन बढ़ता है, इससे चिंतन बढ़ता है, इससे प्रत्यय निर्माण बढ़ता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, और इससे बच्चे के अंदर में सृजनात्मकता भी आती है। तो ये सब जो है उसके अंदर में विकास होता है। अब इसी में कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं, गेट्स ने क्या कहा हुआ है। परिभाषाएं ले लेते हैं। गेट्स ने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कहा हुआ है कि इसके माध्यम से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से क्या होता है। तो गेट्स ने कहा है, गेट्स के अनुसार, गेट्स जी क्या कहते हैं, तो गेट्स के अनुसार ये कहते हैं कि समस्या समाधान शिक्षक का एक रूप है। समस्या समाधान समाधान शिक्षक का एक रूप है। समस्या समाधान शिक्षक का एक रूप है। समस्या समाधान शिक्षक का एक रूप है जिसे उचित स्तर से जो है वो निकलवाया जाता है। उचित स्तर से निकलवाया जाता है। समस्या समाधान क्या है, समस्या समाधान एक तरह से मान लो कि वह पूरा सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक है, और सिस्टमेटिक तरीके से ही जो है वह किसी समस्या का समाधान किया जाता है, करवाया जाता है। करते हैं अगली परिभाषा देखें। अगली परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, स्किनर जी कहते हैं समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसे सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क चिंतन बढ़ता है। स्किनर जी क्या कहते हैं इसके बारे में, स्किनर के अनुसार, स्किनर कहते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है, एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें, एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होता है, इसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। इस परिभाषा का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि समस्या समाधान, यहाँ पे मान लीजिए ये समस्या समाधान है, हम किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। मान लीजिए वो समस्या जो है हमारा कोई इक्वेशन है, या हमें हमें मान लीजिए ये कोई यहाँ पे कोई एक त्रिभुज हमारा है, इस त्रिभुज का हमको जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमारे हमारे पास ये समस्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना, या हम कह रहे हैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका भी, इसके आजू बाजू का भी क्षेत्रफल निकालना और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इस पूरे क्षेत्रफल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो करने के लिए हमारे पास एक समस्या है, यानी ये पूरा वृत्त है, वृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है, तो हमको ये जो एरिया है इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पे दो चीजें दिखाई पड़ रही है, तो पहले सर्कल है पूरा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज को हम निकालेंगे। अब यहाँ पे वही क्या कह रहा है, इस समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें क्या है, सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होता है, सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होता है। अब ये समस्या है, अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा इस त्रिभुज का बात क्या हो रही है। इसमें दो चीजें दी हुई है, एक तो सर्कल दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है हम इसका पूरे का पूरा, ये पूरा जो सर्कल है, पहले पूरे सर्कल का जो है निकाल लेंगे, सर्कल निकाल लेंगे। जब हम सर्कल का जो है वो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज है ट्रायंगल, इसका हम निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, अब ये इसी का भाग है ना, इसी के अंदर है, यानी सर्कल का जो आया हुआ है उसमें से हम त्रिभुज का भाग निकाल देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, ये जो इतना वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा, जो इतने वाला एरिया पूरा है, इस एरिया का क्षेत्रफल जो है वो पता चल जाएगा कि ये इधर इधर कितना इसका क्षेत्रफल है।
तो ऐसे हम क्या करते हैं, इससे ऐसे प्रॉब्लम्स के जरिए हमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क का हमारे अंदर में विकास होता है। तो ये जो है स्किनर जी ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से बच्चों के अंदर में सृजनात्मकता का विकास होता है, तर्क का विकास होता है। तो इसलिए यह विधि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह विधि जो है वह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि गणित जो है, गणित एक समस्या समाधान करने की कला कही जाती है। गणित एक समस्या समाधान करने की कला कही जाती है, इसलिए समस्या समाधान जो है वह बहुत जरूरी है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ये हो गया है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे बात करेंगे, अगली परिभाषा की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब यहाँ से अगर हम समझे, मतलब अब यहाँ से अगर हम पूरा समझे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने जो परिभाषा पढ़ी है, उस परिभाषा के हिसाब से अगर समझे तो ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न जो है समस्या समाधान क्या है। समस्या समाधान को अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो समस्या समाधान क्या है, तो विद्यार्थी के अंदर में उत्पन्न, विद्यार्थी के मस्तिष्क विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न वह समस्या है। यह समस्या समाधान क्या है, तो विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न वह समस्या है, वह समस्या है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी सृजनात्मक सोच को हल करता है, जिसके माध्यम से वह सृजनात्मक सोच को विकसित करता है, सृजनात्मक सोच विकसित करता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या है, यह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न वह समस्या है, वह समस्या एक पहले समस्या लेके आया, अब उस समस्या को क्या कर रहा है, वो समाधान के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास कर रहा है, अपने अंदर में सृजनात्मकता का विकास कर रहा है। यही सृजनात्मकता का विकास करना मस्तिष्क में प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड से, वो उसका मेन उद्देश्य है और उसका मेन लक्ष्य है। चलिए, तो ये हो गया। अब और बात करते हैं, अब इसके कुछ जो है समस्या समाधान विधि को कैसे किया जाता है उसको उसको समझ लेते हैं। समस्या समाधान हो क्या है, तो समस्या समाधान के कुछ जो है वो सब स्टेज है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, जब हम समस्या समाधान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नंबर पे सबसे पहले करते हैं कि हम जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, सबसे पहले जो है हम कठिनाइयों को उत्पन्न करते हैं, यानी कठिनाइयां क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम होता है समस्या को उत्पन्न करना या कठिनाइयों को उत्पन्न करना। पहला होता है कठिनाइयों को कठिनाइयों को उत्पन्न करना कि कोई भी सवाल है, चाहे वह जो सिंपल फ्रैक्शन हो, चाहे वह कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, तो उस समस्या उसको हम समस्या का रूप देते हैं, जैसे मैंने एक बार सवाल बताया हुआ था कि माना एक पिता की आयु जो है, एक पिता की आयु बच्चे की आयु की 2 गुनी है, एक पिता की आयु बच्चे की आयु की 2 गुनी है, और वह 15 साल में वह बच्चे से इतना बड़ा रहता है। तो उस समय पे बच्चे की आयु और पिता की आयु कितनी रही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वहां पे माना कि पिता की आयु इतनी थी और बच्चे की आयु इतनी हुई, तो हम उसको पूरा एक प्रॉब्लम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कठिनाइयों को उत्पन्न करेंगे। कठिनाइयां आएंगी कैसे, कठिनाइयों को सबसे पहले निकालेंगे, उस प्रॉब्लम को बनाएंगे। पहले तो प्रॉब्लम लिखी हुई है ही प्रॉब्लम, बट उस प्रॉब्लम को हम अपने तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को बनाएंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके कुछ पक्षों को स्पष्ट करेंगे। क्या है, उसके उस समस्या के कुछ पक्षों को स्पष्ट करेंगे। कठिनाई के कठिनाई के कुछ पक्षों को स्पष्ट करना, कुछ पक्षों को स्पष्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया था, सिंपल से एग्जांपल, ये जो मैंने यहाँ बताया, तो वही एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे हम, चलो वो इसका हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक आयत आयत है। अभी तो दिख रहा है वर्ग, आयत ही है। तो इसको छोटा सा और कर देते तो आयत ही दिखने लगेगा, रेक्टेंगल। या आयत है। अब आयत में इतने प्रकार का इसके यहाँ आंगन है, वर्गाकार आंगन है, वर्गाकार आंगन है। अब इस वर्गाकार आंगन में हमें अभी ये पूरा आंगन में और यहाँ पे इतने में और इतने में सभी में हमको टाइल्स लगानी है। टाइल्स हमको कुछ इस तरह की लगानी है।
अब यहाँ पे हमको तीन प्रकार का हमको क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है कि अब कितनी टाइल्स लगेंगी, कितनी टाइल्स लगेंगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि ये जो है ए एरिया है, ये एरिया कितनी है, ये एरिया कितनी है, उसका चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी, वो हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालने के बाद जो है हम ये पता करेंगे कि ये इसमें अगर टाइल्स नहीं लगानी, खाली इतनी में टाइल्स लगानी है, तो इतना एरिया निकाल देंगे। निकालने के बाद जो बचेगा बचेगा उसमें से इस क्षेत्रफल से भाग देंगे, जो बचेगा उसमें से क्षेत्रफल को भाग देंगे। तो अभी हमारे अंदर क्या आया, ये पूरी समस्या है। हमको हमको किसी ने इस तरह से बताया, हमारे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने इस तरह से ड्रॉ किया। तो पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया कि हमने उस कठिनाइयों को उत्पन्न कर लिया। कठिनाई हमारी सामने आ गई, ये सामने आ गई हमारे हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको कठिनाइयों के कुछ स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए कि ये पूरा है, पूरा आयत है, पूरे आयत हमने जो है क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसको निकाल लिया। अब निकाल लिया, अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अगला वाला फिर जो है हम उस समस्या के समाधान तक पहुंचेंगे। फिर समस्या के समाधान तक पहुंचेंगे, पता कर पाएंगे कि कितनी टाइल्स, ये वाली जो टाइल्स, इतनी बड़ी टाइल्स है, ये टाइल्स इसमें कितनी लगेगी, कितनी फीट होगी, तो टाइल्स हम पता कर सकेंगे। उसके बाद हम यह समस्या के समाधान तक पहुंच पाएंगे। तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, समस्या के समाधान तक पहुंचना। समस्या के समाधान तक पहुंचना। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो समस्या है उस समस्या को अपने हिसाब से ढालना है, अपने हिसाब से लेके आना है। और लेके आने के बाद उसके कुछ पक्षों को, कुछ एरिया को जो है सॉल्व करना है, यानी स्टेप करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उसके जो मेन हमारा जो उद्देश्य है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो मेन उद्देश्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समस्या के समाधान का हल करेंगे। अब ऐसे ही जब हम कोई भी समस्या का हल करते हैं, तो समस्या का हल करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस समस्या से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे मान लीजिए वो स्टेटमेंट में लिख दे, यहाँ पे वो स्टेटमेंट में लिख दे कि एक आयताकार आंगन है। यहाँ पे लिख दे एक आयताकार आंगन है, एक आयताकार आंगन है। और ऐसे बोल दे एक आयताकार आंगन है, आयताकार आंगन में वहां पे एक जो है एक वर्गाकार कोई वस्तु, वर्गाकार वहां पे कुछ पीठ है, उस पीठ के आजू बाजू पूरे आंगन में टाइल्स लगानी है। उस पीठ के आजू बाजू पूरे आंगन में टाइल्स लगानी है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना, टाइल्स का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है, तो उस आंगन में कितने क्षेत्रफल लगेंगे। तो हमारे पास ये पूरी समस्या हो गई। इस पूरी समस्या से हम सूचनाओं को पहले इकट्ठा करेंगे। सूचनाओं को, ये जो सूचना है, इससे हम सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे। सूचनाओं को इकट्ठा करके हम उसको अपने रूप में ढालेंगे। तो अपनी परिस्थिति के ऊपर में ढालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है ये कठिनाई के उस पक्षों को हल करेंगे, और तत्पश्चात हम क्या करेंगे, अपनी समस्या के समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे सबसे पहले करना क्या है, सूचनाओं को इकट्ठा करना है। सूचनाओं को इकट्ठा, जो प्रॉब्लम दी हुई है उससे हम सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे और अपनी प्रॉब्लम अपने हिसाब से बनाने के बाद फिर हम उसके कुछ पक्षों को हल करेंगे। साथ साथ में फिर उसके बाद हम अपने जो मेन हमारा जो कंक्लूजन है, जो आंसर है, हम उस आंसर की तरफ पहुंचेंगे। ये पूरा समस्या समाधान का क्या होता है, ये चरण होता है। मतलब ये एक छोटा चरण है, मतलब इस हिसाब से हम आते हैं। ये पूरा सार में गए तो इस हिसाब से आते हैं। चले हमें इसके एक एक करके स्टेप की समझते हैं, स्टेप कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेप हम जो है इसमें फॉलो करते हैं। इससे फॉलो करते हैं, ये जो इसमें है वही चीज आएंगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही कंक्लूजन में मैंने बताया आपको। उसके आगे चलते हैं, कितना विस्तार में कैसे है, हम क्या क्या पहले करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब हमें समस्या समाधान करना होता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, समस्या का चयन करना है। कोई भी समस्या, उस समस्या का चयन करना है। ये हमको समस्या है तो इस समस्या का चयन करेंगे कि हमको कौन सा लगाना है, क्या करना है, किस रूप में करना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो सब हमको चयन करना है। स्टेप होता है समस्या का चयन करना, समस्या का चयन करना, ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में कहते हैं कि समस्या संबंधित तथ्यों को एकत्र करना। जो तथ्य है, समस्या के संबंधित तथ्य, समस्या संबंधित तथ्य इकट्ठा करना, समस्या संबंधित तथ्य इकट्ठा करना। कैसे करेंगे, यहाँ पे आयताकार, अब यहाँ ये हमको समस्या पता चल गई कि ये समस्या हमको इसका क्षेत्रफल, इसमें टाइल्स लगानी है, ये हमको समस्या पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित हम सारे इकट्ठा करेंगे, सूचनाएं इकट्ठा करेंगे कि
आयताकार का ये लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और ये टाइल्स की कितनी लंबाई है, टाइल्स की लंबाई नहीं दिखा रही, क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो जो है हम क्षेत्रफल के आधार से निकालेंगे। तो जो जो हमको सूचनाएं दी हुई है उन सूचनाओं के आधार पर हम निकालेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे। अगर नहीं होगा तो मानेंगे, एक हम जो है एक अप्रोक्स हम प्रोबेबल करेंगे कि हम ये मान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम मान के चलेंगे, मान के चलने के बाद जो हमारे पास सूचनाएं दी हुई हैं उन सूचनाओं को उसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहला होता है समस्या का चयन करना, फिर समस्या के से संबंधित वो जो सूचना है उस सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसको वहां पे रख देना, ताकि हमको पता चल जाए। तो ऐसे ही फिर उसके बाद समस्या के महत्व को स्पष्ट करना, उसका महत्व कहाँ कहाँ लगेगा, तो जो है हम उसको अप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक और ऐसे इसी पे एक सवाल और ले लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम इस तरह की है, यहाँ पे मैं यही लिख देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि 2x धन 5y धन 3z इस तरह से लिखा हुआ है। 3z बराबर हाउ मच। अब ये सवाल दिया हुआ है, कह रहा है 2x धन 5y धन 3z बराबर हाउ मच। अब यहाँ पे जबकि इसका मान इसमें यदि यहां लिख दे, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 एवं z बराबर 0 तो अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन में इसका मान कितना होगा, इस फ्रैक्शन का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस x y और z, यहाँ पे हमको पता चल गया समस्या हमको पता चल गई कि हमको समस्या है। इस समस्या में हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, इसका कैलकुलेशन निकालना है, तो कैलकुलेशन हमको पता चल गया। हम समस्या से संबंधित सूचना इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे दो दिया हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। x के बारे में दिया हुआ तो x के बारे में 3 दिया हुआ, यहाँ x अप्लाई कर देंगे। y के बारे में दिया हुआ तो हम यहाँ y अप्लाई कर देंगे। z के बारे में दिया हुआ तो हम z अप्लाई कर देंगे। जेड के बारे में दिया हुआ तो जेड अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट। अब तीसरे वाले पॉइंट में समझते हैं, तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा। तीसरे वाले पॉइंट में क्या होगा, तो तीसरे वाले पॉइंट में कह रहा है कि समस्या के महत्व को स्पष्ट करना। यहाँ पे समस्या का महत्व क्या होगा, समस्या के महत्व को स्पष्ट करना। समस्या के महत्व को स्पष्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे यानी 2 में, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, इसको हम ऐसे कर लिए। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 है, 5 और y का वैल्यू कितना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया है। फिर उसके बाद प्लस 3 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई जेड का वैल्यू 0। अब हमने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यानी समस्या के महत्व को हम स्पष्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको स्पष्ट करने लगे। अब स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद का जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो 2 तिया 6 धन 5 दूनी 10 धन 3 गुणे 0 बराबर 0। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, कितना आ जाएगा 10 और 6 16, यहाँ पे 16 आ गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला वाला स्टेप आता है वो ये कहता है, यानी ये पहला वाला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप मैंने समझा है। अब यहाँ चौथा कह रहा है कि तथ्यों की जांच व संभावित हलों का निर्णय, यानी हमने जो हल किया तो हल करने का निर्णय क्या होगा, हल का निर्णय। तो हल का निर्णय पता करेंगे, तो हल का निर्णय कितना हो जाएगा 16। हल का निर्णय पता कर लिया। अब हम जो है हल का निर्णय अगर हमको पता हो गया, अब हम जो है इसको सामान्यीकरण करेंगे तथा निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पे पांचवा सवाल है कि हम इसका सामान्यीकरण करना या निष्कर्ष देना, या जो है वह निष्कर्ष देना। अब निष्कर्ष कैसे देंगे, यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे कि यहाँ पे 2x था तो x में हमने 3 का मान रखा, y था तो y का मान रखा, 3 था तो 3 में z का मान रखा। अब मान रखने के बाद हमने जो इसको पूरा कैलकुलेशन किया, इस फ्रैक्शन को जब कैलकुलेशन करके लिया तो कैलकुलेशन का मान आया कितना 16 आया। यहाँ पे 0 इसलिए आया क्योंकि z का वैल्यू 0 था, 0 में अगर मल्टीप्लाई 3 का भी करेंगे तो उसका 0 ही आएगा। हमें पूरा कंक्लूजन जो है निकाल करके यहाँ पे लिखेंगे कि इस रूप में जो है इसका वैल्यू जो आया वो 16 आया। एक तो यहाँ पे हुआ। ऐसे ही जब हम और भी सवाल लेते हैं तो सवालों में हमको निष्कर्ष लिखना पड़ता है कि ये निष्कर्ष इसका क्या हुआ। तो निष्कर्ष हम जब लिखते हैं, जैसे हमने कहा
कि मान लीजिए एक पिता की आयु जो है, एक पिता की आयु बच्चे की आयु की 2 गुनी है, और पिता की आयु 4 साल 10 साल के पहले इतना इतना थी, बच्चे से इतनी बड़ी थी, तो उस समय पे जब दोनों एक साथ में थे तो पिता की और बच्चे की आयु कितनी होगी? तो हम जब कैलकुलेशन निकाल लेंगे तो बताएंगे कि उस समय पे चूंकि पिता की आयु इतनी थी तो इसलिए बच्चे की आयु इतनी हुई तो हम वहां पे निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष लिखने का काम कौन सा होता है? ये 5वां स्टेप होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में 5वां स्टेप होता है, इसका सामान्यीकरण करना तथा या उसका निष्कर्ष देना। अब निष्कर्षों का मूल्यांकन व समस्या का लेखा जोखा रखना, यहाँ पे 6वां होता है, निष्कर्षों का मूल्यांकन भी करना होता है। निष्कर्षों का मूल्यांकन, निष्कर्षों का मूल्यांकन करना, निष्कर्षों का मूल्यांकन करना या फिर समस्या का लेखा जोखा रखना, यानी उसको बनाना, या फिर वह समस्या का लेखा जोखा रखना या उसको लिख देना, लेखा जोखा रखना। ये जो है इसके स्टेप है, ये इसके कुल इतने सारे स्टेप है कि समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करने के बाद जो उसके निष्कर्षों का मूल्यांकन करना। निष्कर्षों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो हम ऐसे हम उसका क्रॉस करते हैं कि देखते हैं क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम ये कैलकुलेशन करते हैं, या फिर हम अगर हम भाग करते हैं तो भाग करते हैं तो इस तरह से करते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे जो है 7, तो 3 दूनी 6, 1 7। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो देखेंगे यहाँ 7 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7। हम इसको अब ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो 7 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं गलत है। अगर यहाँ पे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं गलत है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लास्ट में निष्कर्षों को भी मूल्यांकन करते हैं। जो निष्कर्ष आया है वो अभी मूल्यांकन क्या हमारी प्रॉब्लम से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम उसका भी मूल्यांकन करते हैं। उसको भी हम जो है मूल्यांकित करके फिर लास्ट में हम उसका लेखा जोखा रखते हैं कि इसको चलो लिख करके रख देते हैं, ताकि इसका वैल्यू जो है ये आया हुआ है, इसका मान जो है ये आया हुआ है, इसका जो समाधान जो है वो आया हुआ है। तो इस तरह से ये समस्या का चयन करना, समस्या संबंधित तथ्यों का इकट्ठा करना, फिर समस्या के महत्व को स्पष्ट करना, हल का निर्णय करना, सामान्यीकरण करना तथा निष्कर्ष देना, और निष्कर्षों का मूल्यांकन करना तथा समस्या का लेखा जोखा रखना। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी उसके जो है स्टेप होते हैं। किसके स्टेप होते हैं? तो समस्या समाधान के स्टेप होते हैं। चलिए अब यहां तक हो गया। अब यहां से बात करते हैं समस्या समाधान विधि के क्या लाभ है। समस्या समाधान विधि के लाभ क्या है उसको समझ लेते हैं। समस्या समाधान विधि के लाभ ढेरों हैं। लाभ ढेरों है, क्या? क्योंकि बच्चे को इससे तर्क करने की क्षमता का मतलब ज्यादा अवसर मिलता है। तर्क करना जो बच्चे को ज्यादा मिलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का बच्चे को ज्यादा अवसर मिलता है। बच्चे को ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का बच्चे को अवसर इस विधि से ज्यादा मिलता है। तो बच्चा जो है इसको करने के लिए ज्यादा, अगर उसको खाली गाइड कर दिया जाए तो गाइड करने पर बच्चा जो है इसको आसानी से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कर सकता है। और बच्चे के अंदर में गणितीय विचार पैदा करने के लिए भी यह विधि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए तो समस्या समाधान विधि के लाभ देख लेते हैं। समस्या समाधान विधि के लाभ। समस्या समाधान विधि के लाभ देखते हैं कि लाभ क्या क्या है। हाँ तो लाभ देखते हैं। तो लाभ है पहला, पहला लाभ है इस विधि में बालक विद्यार्थी स्वयं रुचि लेते हैं। बच्चे जो है वह स्वयं किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं रुचि लेते हैं। बच्चे किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं रुचि लेते हैं। स्वयं रुचि लेते हैं, यानी यहाँ पे बच्चे जो है वो स्वयं रुचि लेते हैं तथा निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जब तक हल नहीं आ जाता है, जब तक वो सॉल्व नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है वो निरंतर प्रयास रहते हैं। और क्या? निरंतर प्रयास रहते हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अच्छे हुआ, निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं। इस प्रयोग से जो अगर ये समस्या समाधान विधि, इसका और क्या लाभ है? तो इस प्रयोग से बालक के जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में बच्चा जो है वो निरंतर तैयार रहता है। उसके एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व किया, तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व किया, ऐसे बच्चा जो है निरंतर जितनी भी समस्या आती है उन समस्याओं को जो है वो सॉल्व करने के लिए, वह उसको हल करने के लिए बच्चा निरंतर तैयार रहता है। क्या थे? इससे बच्चा जीवन में आने वाली समस्याओं को, बालक जीवन में आने वाली समस्याओं को
समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहता है, तैयार रहता है। समस्याओं को हल करने के लिए बच्चा क्या है, वो तैयार रहता है। अब और क्या है, करके सीखने पर, यह जो यह विधि मैंने पहले बताया, यह विधि क्या है, यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है। यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है। करके सीखने पर आधारित होती है, इसलिए बच्चे इसमें ज्यादा ज्यादा मन लगाते हैं, इसलिए बच्चे जो है वो ज्यादा मन लगाते हैं, और ज्यादा समय तक जो है ये जो बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, बच्चों के मन में ज्यादा समय तक वो उसके मस्तिष्क में बैठा रहता है। यह आधारित होती है, इसलिए इसलिए सीखी गई बात, सीखी गई बात अधिक समय तक मस्तिष्क में रहती है, अधिक समय तक मस्तिष्क में रहती है। okay. यह एक्टिविटी बेस्ड होती है, यानी यह जो है लर्निंग डूइंग बाय, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो मतलब करके बच्चा करके सीखता है, तो करके सीखने की वजह से यहाँ पे जो है उसका मस्तिष्क में जो भी चीज होती है वह लगातार उसके बनी रहती है। तो ये भी इसका लाभ है। और क्या लाभ है, तो इससे बच्चे जो है आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, यहाँ से कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई समस्या का समाधान करना है, तो बच्चे आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, तो एक सौहार्द की भी भावना बच्चे के अंदर में बढ़ती है। इस विधि में बच्चे आपस में मिलकर कार्य करते हैं, आपस में मिलकर कार्य करते हैं एवं समस्या का समाधान निकालते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इसलिए इसलिए भी है, बच्चा क्या है, यहाँ बच्चे सारे आपस में मिलकर के रहते हैं, जहाँ पे बच्चे का सोशल भी डेवलप होता है, बच्चे का जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, मिल करके रहते हैं, तो बच्चों के अंदर में आपस में कॉपरेशन भी बढ़ता है, कॉपरेशन बढ़ता है। तो विधि यह भी फायदेमंद, इसलिए भी फायदेमंद होती है। इसके द्वारा, मतलब ये जो विधि है इसके द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा जो है बच्चों के अंदर में सामूहिक कार्य करने की भावना जागृत होती है। इस विधि द्वारा सामूहिक कार्य करने की भावना जागृत होती है। की भावना जागृत होती है। तो ये भी क्या है, इसका एक फायदा है कि इससे बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे समूह में रह करके बच्चा अपना डेवलप कर सकते हैं। तो सामूहिक भावना भी बच्चे के अंदर में विकसित होती है। बच्चा एक से अपना कुछ प्रॉब्लम दूसरे को बताएगा, उसकी प्रॉब्लम कुछ लेगा, तो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करके बातों को सीखते हैं। जो प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम्स को शेयर करके सीखते हैं, शेयर करके कि चलो हम करते हैं, तुम करते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को खेल की विधि के कैसे निकालेंगे, तो खेल विधि से बच्चे क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, और भी कई सारे काम कर सकते हैं जो बच्चे आपस में मिल करके कर सकते हैं। ये इसी का जो आगे विस्तार रूप है, तो प्रयोगशाला विधि भी जो है इसी का प्रयोग, इसका जो है वो विस्तार रूप है। अब यहाँ हो गया लाभ। अब यहाँ समझते हैं कुछ हानियां, मतलब हर कोई मेथड का जो है लाभ होगा, तो कुछ हानियां भी होगी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है इसका सबसे बड़ा है, ये जो है ये छोटी क्लास के लिए होती है। मतलब यह जो ये छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो बड़े बच्चे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी समस्याओं का समाधान, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान जो है, समस्याओं को बनाना, उसका हल निकालना, ये बड़े बच्चे कर सकते हैं, बड़े बच्चे कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए यह विधि थोड़ी कम फायदेमंद होती है, यह विधि जो है छोटे बच्चों के लिए कम फायदेमंद होती है। तो समस्या समाधान विधि के दोष, दोष क्या है, तो दोष समझ लेते हैं। तो इस विधि में बालक को विचार, तर्क व कार्य करना पड़ता है। बच्चे को क्या करना पड़ता है, बच्चे को विचार करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, विचार तर्क चिंतन करना पड़ता है। बालक को
बालक को विचार तर्क चिंतन करना पड़ता है, इसलिए इसलिए समय अधिक लगता है। क्या है? इसलिए जो है समय व शक्ति ज्यादा व्यय होता है। समय व शक्ति ज्यादा व्यय होती है, ज्यादा होती है। क्या है? बच्चे को चिंतन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तो तर्क विचार चिंतन के कारण जो है समय बच्चे में ज्यादा लगता है और बच्चे को एनर्जी भी ज्यादा लगती है, एनर्जी ज्यादा लगती है। अब यहाँ पे चूंकि विचार तर्क चिंतन करना है, तो विचार तर्क चिंतन करने के लिए बड़ी क्लास की जरूरत पड़ेगी, बड़ी क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है बड़ी क्लासों के लिए होती है, बहुत छोटी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है। यह जो है या छोटी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। और क्या है? इस विधि से समस्या का समाधान या चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। इस विधि में समस्या का चुनाव करना, क्या कहा? चयन करना कठिन होता है। समस्या का चयन करना कठिन होता है, तो इसलिए यह छोटे बच्चे जो है इस विधि में चयन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यह छोटे बच्चों के लिए यह फायदेमंद नहीं होती है, फायदेमंद नहीं होती है। यहाँ पे समस्या का चयन करने के लिए कुशल, योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे सहायता करने के लिए, समस्या का चयन करने के में सपोर्ट करने के लिए, समस्या का चयन करने एवं सुलझाने में मदद करने में, सुलझाने में मदद करने में, सुलझाने में मदद करने में योग्य व अनुभवी, योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो समस्या है उस समस्या को समाधान कैसे करेंगे, अगर टिपिकल समस्या है तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है वह योग्य शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भी यह क्या है, यहाँ पे अनुभवी, इतने अनुभवी शिक्षक कहाँ से ले जाएंगे? तो अब हर जो है क्लास के लिए इतना अनुभवी शिक्षक लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या है, इस उद्देश्य से यह कभी कभी पीछे रह जाती है। अब क्या है, यह इसका सबसे बड़ा दोष है, इसमें समय अधिक लगता है। इसमें यहाँ मैंने बताया कि समय अधिक लगता है, इसका सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष कि समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा दोष है। और क्या है, इससे समस्या समाधान विधि में अधिक प्रयोग करने से संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण जो है वह निरस्ता आ जाती है। यानी ये बच्चा कहाँ लगा रहता है? दिन भर समस्या का समाधान करने में लगता है, तो खाली यहीं पे लगा रहेगा, बाकी की चीजें जो है वो नहीं होगी। तो वहां पे क्या आएगी, जहां जो सारा समय इसमें लगाने पर बाकी की एक्टिविटी में निरस्ता आने लगती है। सभी वक्त, सभी वक्त मतलब हर वक्त, सभी वक्त समस्या समाधान करने पर या प्रयोग एवं समाधान निकालने पर, समाधान निकालने पर शैक्षणिक वातावरण में निरस्ता आ जाती है। निकालने पर शैक्षणिक वातावरण में, शैक्षणिक वातावरण में निरस्ता आ जाती है। निरस्ता आती, क्यों निरस्ता आ जाती है? वो निरस्ता आने का कारण यही होता है कि बच्चा जो है दिन भर खाली हुआ एक ही काम करते रहता है, एक ही काम करता रहता है, बाकी काम नहीं कर पाता। इसलिए क्या है, उसको निरस्ता आने लगती है, उसको बोरिंग होने लगता है। तो बोरिंग जो है, ये बोरिंग आने का भी कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो समस्या समाधान विधि करने में अनुशासित वातावरण की जो है, अनुशासित वातावरण नहीं बन पाता है। समस्या समाधान करने में, समस्या समाधान, यहाँ दौड़ेगा वहां दौड़ेगा, यहाँ दौड़ेगा वहां दौड़ेगा, तो दौड़ते रहेगा, तो वहां पे अनुशासन नहीं बन पाता। कभी ये उठाएगा, कभी वो उठाएगा, कभी टीचर के साथ में मिल जाएगा, कभी वहां मिल जाएगा, कभी वहां मिल जाएगा। तो ऐसे जो है वहां डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। समस्या समाधान करते समय, अनुशासन नहीं बन पाता है।
बच्चा क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। बच्चा जब फ्री हो जाता है तो वहाँ पे अनुशासित वातावरण जो है वो या अनुशासन नहीं बन पाता। तो ये सब क्या थे इसके दोस्त थे कि बच्चे को विचार तर्क और चिंतन करना पड़ता है, इसलिए समय ज्यादा लगता है और शक्ति ज्यादा लगती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता। क्यों नहीं उपयोगी होता? क्योंकि यहाँ समस्या का चयन करना कठिन होता है, समय ज्यादा खर्च होता है, तथा समस्या का चयन करने के लिए यहाँ पे उसको सुलझाने के लिए जो है वह ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है, मतलब यह फायदेमंद नहीं होती है। सबसे बड़ा दोष इसका यह है कि इसमें समय अधिक लगता है और सभी प्रयोग का समाधान निकालने पर जो है शैक्षणिक वातावरण भी क्या होता है, वो बिगड़ने लगता है तथा बच्चे के अंदर में या उस वातावरण में अनुशासन नहीं रहता। तो ये इसके क्या है, ये इसके दोष है। तो चलिए यहाँ तक जो है ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पे आज जो है समस्या समाधान का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो यहाँ पे खत्म होता है। तो समस्या समाधान यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला अगला जो है हम